गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल, हलको धारे चले तपस्वी भारत माता के ये लाल। जी हाँ, जब बात हम भारत की करते हैं तो बात गाँवों की होती है, बात खेती की होती है, और खेती हो या हो फिर गाँव, गाय के बिना सब व्यर्थ है। जी हाँ, गाय को हमारे यहाँ माता कहा गया है। वो माता गाय को इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके आधार पर ही हमारा जीवन चलता है, और हमारा जो पालन पोषण है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गाय के बिना संभव नहीं है। बात चाहे दूध की हो, चाहे बात हो सब्जियों की, अनाज की, खेती की, तो सब में गाय का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास मेहमान। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर गाय किस प्रकार से दया का पात्र होने के बजाय हम सब का भरण पोषण करने वाली माता के रूप में पुनः प्रतिस्थापित हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोमय परिवार के संस्थापक, गोमय परिवार के निदेशक डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी की। डॉक्टर सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गौ माता। सबसे पहले आपसे जानकारी डॉक्टर साहब ये चाहेंगे कि जो गोमय परिवार आपने इसकी स्थापना की, क्या मन में था, किस प्रकार के लक्ष्य, उद्देश्य, क्या सोचकर आपने गोमय परिवार की स्थापना की है? जैसा कि हम लगभग 2 साल से कोरोना महामारी का दंश झेल रहे हैं जी। पर ये बहुत अच्छी और सुखद खबर है कि धीरे धीरे हम उससे बाहर भी निकल रहे हैं। पहली लहर जब कोरोना की आई और व्यवस्थाएं देखी कि कैसे व्यक्ति अनाप शनाप जा रहा है, कैसे ऑक्सीजन की वातावरण में कमी हो रही है और वैश्विक स्तर पे पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं जी। द्वितीय लहर आते आते और बहुत मन में पीड़ा उठी जब लोगों को 2000 लोगों को लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से गंगा में बहा दिया गया और हमारे यहाँ पर शमशानों में शवों की कतारें लग गई क्योंकि वहां लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई। तो मन में विचार आया कि आज तो जैसे तैसे हमने फिर भी इसे पूरा कर लिया, क्या भविष्य में यदि लकड़ियां नहीं मिलेगी तो हम अपना 16वां और अंतिम संस्कार, जिसे 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, क्या हम उसे संस्कार के रूप में पूरा नहीं कर पाएंगे? और वहीं से एक विचार मन में आया कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें इन तमाम समस्याओं से निजात दिला सकती है। और गौमाता, जैसा कि हम जानते हैं, जिनके बारे में आदिकाल से वेद और पुराण भी कहते आए हैं, और उनका सानिध्य हमने पकड़ा और एक ऐसा नवाचार, ऐसी विधा, ऐसी एक योग्य लकड़ी की खोज हो गई जिसका आशीर्वाद हमें गौमाता की कृपा से प्राप्त हुआ और हमने उसका निर्माण किया। जिस प्रकार से सीताराम जी ने बताया कि वास्तव में कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें शमशान घाट पे, मोक्षधाम पे जिस प्रकार से लोग प्रतीक्षा में थे कि आखिर कब उनका नंबर आएगा कि अपने परिजन का वो अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से कर पाएं, और इतना कठिन समय शायद पूर्वजों ने भी नहीं देखा होगा। परिवार के परिवार तबाह हो रहे थे और बड़ी विषम परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों में से यह एक विचार इनके मन में आया। सीताराम जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जो गोमय परिवार की आपने स्थापना की है, आखिर उसके माध्यम से करना क्या चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेदों में और संस्कृतियों में पंचगव्य, आपने सबने एक शब्द सुना होगा जी। गौमाता के 5 गव्य, चाहे वो दूध हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो गोबर हो, चाहे गोमूत्र हो, प्रत्येक गव्य अपने आप में अनूठा और प्रत्येक गव्य अपने आप में परम पवित्रता को लिए हुए हैं। ये वो 5 गव्य हैं जो इस प्रकृति को ठीक करते हैं। यदि हमने कभी सुना होगा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, ये हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ईश्वर ने तो हमें ये सब चीजें जो है बड़ी शुद्धता के रूप में दी, लेकिन विडंबना मानी है कि मानव होकर के हमने इनको सिवाय खराब करने के कुछ नहीं किया। परंतु एक शक्ति ईश्वर ने हमें आदिकाल से ही दी, उन्हें पता था मनुष्य ऐसा करेगा। इन 5 गव्यों को शुद्ध करने की ताकत यदि पूरी दुनिया में किसी के पास है तो वो अकेली गौमाता है, क्योंकि गौमाता का गोबर भूमि तत्व का प्रतीक है, गौमाता का गोमूत्र वायु तत्व का प्रतीक है, गौमाता का दूध जल तत्व का प्रतीक है, गौमाता का घी अग्नि तत्व का प्रतीक है और गौमाता की छाछ वायु आकाश तत्व का प्रतीक है। इन 5 गव्यों को शुद्ध करने की ताकत, इन 5 तत्वों को शुद्ध करने की ताकत गौमाता में थी। उन 5 में से हमने एक गव्य उठाया और जिसे संस्कृत में कहा जाता है गौमय। जी।
चूंकि गौमय के दो रूप हो सकते हैं, जैसे शिवमय, राममय, काशीमय, यानी उसमें लीन हो जाना। तो गाय में यदि हम लीन हो जाएं तो हम अपने आप में गौमय हो जाएंगे। और चूंकि कलयुग में कहा गया कि गौमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी है और ये अर्थ प्रधान दुनिया है, तो हमने ऐसा एक प्रावधान बनाया कि लोगों को गौमाता से जुड़ने के बाद में कुछ अर्थ के प्रयोजन भी यदि पूरे हो जाएं तो वो गौमय भी हो जाएंगे और हमारी सृष्टि का उद्धार भी हो जाएगा। तो गौमय परिवार के माध्यम से इनका विचार है कि साथ में अर्थ भी यदि जुड़ता है तो वह बात बहुत ही प्रभावी हो सकती है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि यह पूरी पृथ्वी, यह सृष्टि बनी है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच महाभूतों की जो इन्होंने बात की है और पंचगव्य में वो पंच महाभूत विद्यमान हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ अनेक विद्वान कहते हैं कि हम जिन भगवान की पूजा करते हैं, वास्तव में वह भगवान की पूजा क्या है, तो जो भगवान है वह पंच महाभूत ही हैं। वैसे भूमि गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये जो पंच महाभूत हैं इनसे प्रकृति बनी है, यही भगवान है। और इनकी पूजा की जब हम बात करते हैं तो पू यानी पूरी और जा यानी जानकारी, इनकी यदि पूरी जानकारी है तो वास्तव में वही भगवान की पूजा है। सीताराम जी से आगे और हम इस एपिसोड में जानेंगे कई तरह की जानकारियां। सीताराम जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि गौमय परिवार का उद्देश्य आपने स्पष्ट किया। गौ माता हमारे देश की धुरी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था की भी धुरी हुआ करती थी। आखिर अब गौमय परिवार सीधा सीधा धरातल पर किस प्रकार के काम करने वाला है? जी जी जी, मैं आपसे ये जानकारी साझा करना चाहूँगा कि जैसा कि दो मुख्य समस्याएं जो पिछले दिनों हमने महसूस की, क्योंकि मैं गौशालाओं से निरंतर जुड़ा रहा हूं। गौमाता का गोबर एक तरफ हम उसको बहुत पवित्र मानते हैं, लेकिन उसके ढेर लगे रहते हैं, उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो पर्यावरण में दाह संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उसको लकड़ी पर किया जाता है, जिसके लिए पेड़ों की कटाई होती है। आपको शायद जानकारी हो कि पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ दाह संस्कार होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति पर 2 पेड़ जाया हो जाते हैं। इस प्रकार 2 करोड़ पेड़ों को काटकर महज इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि दाह संस्कार संपन्न करना है। अब चूंकि हमारे सनातन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके विकल्प के रूप में हमने एक तो देशी गौमाता का गोबर और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या जो आपने एग्रीकल्चर वेस्ट की महसूस की होगी कि किसानों की फसलें कटने के बाद में ऐसा बहुत सा एग्रीकल्चर वेस्ट, हम उसे पराली कह सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट कह सकते हैं, जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हमने इन दोनों चीजों को मिला करके और उसके से एक गौमय समिधा का निर्माण किया और उस समिधा का उपयोग, समिधा हम समझ सकते हैं कि हवन में काम आने योग्य लकड़ी, और संस्कार हमारा है वो हवन से कम नहीं है, उस लकड़ी से हमने दाह संस्कार करवाने प्रारंभ किए और कोरोना काल के समय में लगभग 250 से ज्यादा दाह संस्कार सफलतापूर्वक हमने जयपुर में संपन्न करवाए। और अब ये विचार बना रहे हैं कि जयपुर में हम उसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलतापूर्वक कर चुके हैं, शनि शनि राजस्थान में, और उसके बाद पैन इंडिया लेवल पे इसको कार्यक्रम को करने का प्लान है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी ने हमारे समक्ष रखी है कि जिस प्रकार से बात अंतिम संस्कार की होती है, बात होती है कि सारे संस्कार रीति रिवाजों के अनुसार होने चाहिए और हमारी परंपरा में यज्ञ और हवन का बहुत बड़ा महत्व है। तो इन्होंने अंतिम संस्कार को अंतिम संस्कार ही नहीं अपितु कहा कि वह हवन के रूप में होना चाहिए और उसमें जो सामग्री उपयोग में आने वाली है वह हवन सामग्री होने वाली है। उसमें देसी गौ माता का गोबर होगा और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको साथ में जोड़ के कुछ हवन में जो काम में आने वाली जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियां हैं, जो औषधीय पौधे हैं, इस प्रकार का एक संयोजन करके और अंतिम संस्कार को अंतिम यज्ञ का रूप देने की जो तैयारी है, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित हो सकती है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी। और गौ संवर्धन की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से स्थितियां बदल सकती हैं। सीताराम जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि यदि वृहद स्तर पर आप ये सब करेंगे तो आखिर इसकी शुरुआत किस प्रकार से होगी, शुरुआत कहाँ से होगी और क्या कुछ कितनी तैयारियां आप इसके संदर्भ में कर चुके हैं? जी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर में, और इसके लिए हम पूरा मशीनरी सेटअप और प्लांट लगा चुके हैं जी। 50,000 किलो लकड़ी पर डे की कैपेसिटी प्रोडक्शन की है जी। और जयपुर में हमने जब पूरा रिसर्च और सर्वे किया तो 152 मोक्ष धाम है यहाँ पर, जिनमें से 35 लगभग बड़े हैं, बाकी छोटे हैं।
लगभग पूरे जयपुर में 4,500 दाह संस्कार प्रति माह होते हैं। 4,500 दाह संस्कार प्रति माह, यानी 52,000 के लगभग दाह संस्कार। तो आपने इस पर भी रिसर्च कर लिया जी, है? जी 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 पूरे एक साल में होते हैं। और यदि 2 पेड़ प्रति दाह संस्कार हमने बचाए तो 1 लाख के लगभग पेड़ प्रति वर्ष केवल जयपुर बचा रहा होगा। अपने आप में पर्यावरण में एक बहुत बड़ा अनूठा योगदान होगा। और यज्ञ के रूप में जब हम अंतिम संस्कार पूरे कर रहे होंगे तो न केवल हमारा वातावरण सुधरेगा अपितु वैश्विक स्तर पर इस पर्यावरण को शुद्ध करने का काम हम लोग कर रहे होंगे। तो ये बात सीताराम जी ने आंकड़ों की भी हमारे सामने रखी है। अकेले जयपुर शहर में जिस प्रकार से इन्होंने बताया, रिसर्च किया है इन्होंने, 4,500 के आसपास अंतिम संस्कार प्रति माह यहाँ हो रहे हैं। और निश्चित रूप से एक अंतिम संस्कार, एक दाह संस्कार के लिए 2 पेड़ों की यदि बलि दी जाती है, एक तरफ तो पेड़ लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो गौशालाओं में गोबर के जो ढेर लगे हुए हैं, वहाँ जो वेस्ट है वो यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा और साथ ही पेड़ भी बचेंगे। बड़ा अद्भुत सामंजस्य है। और जिस प्रकार से इसको आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ा गया है, अंतिम यज्ञ के रूप में इसको दिया गया है, मुझे लगता है कि वास्तव में आने वाले समय में केवल जयपुर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए यह एक नई खोज ही नहीं, एक नई पहल हो जाएगी जो आगे जाकर हमारे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। सीताराम जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप यह सब काम कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, एक तरफ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकें होती हैं, अनेक बड़े बड़े विकसित देशों के प्रतिनिधि वहाँ पहुंचकर चिंतन मनन मंथन करते हैं। दूसरा, आपने जयपुर से जैसे ये काम प्रारंभ किया, धरातल पर आपने काम प्रारंभ किया, यहाँ की स्थानीय सरकार की बात करें, क्योंकि बात अंतिम संस्कार की आती है तो बात होगी मोक्षधाम की, और मोक्षधाम जहाँ तक मेरी जानकारी है नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नगर निगम के साथ में किस प्रकार का आपका इस विषय को लेकर कोई वार्तालाप हुआ है, कोई बातचीत हुई है, कैसा रुख है आखिर? बिल्कुल, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस मुद्दे को लेकर के, और जब हम यहाँ के डिप्टी मेयर साहब श्रीमान पुनीत कर्नावट साहब से मिले, उन्होंने बहुत रुचि दिखाई। और ये भी आपको जान करके और आश्चर्य होगा कि महज थोड़े से समय में उन्होंने पूरी प्रक्रिया संपन्न करके, और अभी नेक्स्ट वीक के लगभग ही MOU साइन होने जा रहा है हमारा नगर निगम से, और उन्होंने हमें अधिकृत किया है। प्रारंभिक तौर पे हमने 15 मोक्ष धाम जो बड़े बड़े हैं उनको चिन्हित किया है। अच्छा। और वहाँ पर कमरा भी बनने जा रहा है, और हमारी वहाँ गौमय समिधा, वहाँ पूरी सामग्रियाँ मिलेगी। इसके अलावा वहाँ बोर्ड लगाने जा रहे हैं ताकि आम जनमानस उससे प्रेरित हो और उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो करके उस चीज में अपने आप को डाइवर्ट कर सके। जी। और आप जो हॉल बनाने वाले हैं, आखिर हॉल का निर्माण की उसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, हमारी जो गौमय समिधा है वो पानी में नहीं भीगनी चाहिए, स्वाभाविक सी जो बात है। गोकास्ट आप बना रहे हैं। हाँ जी, उसको हमने गौमय समिधा नाम दिया है। जी, तो वो गौमय समिधा जो है वो पानी में नहीं भीगनी चाहिए, और दूसरा खुले में पड़ी रहे तो कहीं भी चली जाए तो सुरक्षात्मक दृष्टि से सारी हवन सामग्री, सारा कपूर, जो भी सामान मिलते हैं वो सब उस कमरे में हमारे पास सुरक्षित लोकेंट की रह सके। तो इसका हमने निवेदन किया था नगर निगम से, उन्होंने स्थान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दी है। हम अपने खर्चे से वहां पर और वो कमरा बनाने जा रहे हैं, बोर्ड लगाने जा रहे हैं। और ये जो अंत्येष्टि होती है, ये अंत्येष्टि भी एक ढांचे में होती है सामान्यतः, वो ढांचे भी पर्याप्त मात्रा में सब मोक्ष धामों पे आप अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। एक और आपको और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कार्यक्रम इतना बेहतर रूप में लोगों ने समझा कि भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया में हमारा सिलेक्शन हुआ इसके लिए, और MNIT में हमें अलग से इसके लिए ऑफिस अलॉट हुआ है। तो मैं तो सरकारों का और लोगों का और आप जैसे मीडिया वाले साथियों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंच रही है और लोग बहुत प्रसन्नता से इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आनंद का विषय है, और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये राजस्थान के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया में भी इनके इस प्रयोग को स्वीकार कर लिया गया है। सरकार जो है वो लगातार इस दिशा में निरंतर सक्रिय भी रहती है और प्रोत्साहित भी करती रहती है कि देश में नवाचार होते रहें, नए प्रयोग होते रहें। और यदि नवाचार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यदि महत्वपूर्ण है और साथ में गौ का उसके साथ में संवर्धन हो जाता है, और हवन की जब बात होती है तो वास्तव में हम कह सकते हैं सोने में सुगंध आने वाली बात इस प्रयोग के माध्यम से देखी जा सकती है। सीताराम जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने एपिसोड के प्रारंभ में एक बात कही कि हम केवल विचार की, केवल तत्व की बात नहीं करेंगे, हम इसे अर्थ से भी जोड़ने वाले हैं। आखिर इस आपका जो ये प्रोजेक्ट है,
इससे अर्थ किस प्रकार से जुड़ेगा, क्या इससे रोजगार भी सृजित होगा, किस प्रकार से रोजगार सृजित होगा? क्या निश्चित तौर पे अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पूरे भारत में लगभग 740 के लगभग जिले हैं और 5520 तहसीलें हैं। पहले स्तर पर हमने जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को और व्यापक रूप में फैलाने का प्लान किया है। हर जिला स्तर पर 10 लोग और हर तहसील स्तर पर 5 लोग कोऑर्डिनेटर के रूप में हम लोग उन्हें जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अकेले का या 2, 5, 10 लोगों से काम नहीं होना है। पूरे भारत में जब इतने व्यापक स्तर पे काम करना है तो युवा वर्ग हमें चाहिए और लगभग हम 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जोड़ करके उनको रोजगार भी इसमें मुहैया करवाएंगे कि वो लोग सिस्टम और मैनेजमेंट को संभाले और इस अभियान में साथ मिलकर के और इसको बिल्कुल सफलता के चरम पर हम लोग ले जा सकें। तो ये थे हमारे साथ गौमय परिवार के संस्थापक निदेशक डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता। इन्होंने पंचगव्य पर भी अध्ययन किया है, साथ ही अध्ययन किया है इन्होंने वर्तमान स्तर में वैश्वीकरण के इस दौर में बाजार किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से व्यापार चलता है, और साथ ही गायत्री परिवार जैसे अनूठे सामाजिक संगठनों से इनको प्रेरणा मिलती रहती है और वह प्रेरणा जाकर परिलक्षित होती है समाज हित में क्या कुछ हो सकता है। बड़ा अद्भुत प्रयोग, गोबर और पराली के संयोजन से अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम महायज्ञ की तैयारी करने की जो बात इन्होंने कही है, निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाली है। और साथ ही ऐसी गौशालाएं जो दान पर जीवित रहती हैं, उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। क्योंकि बात जब गाय की होती है तो अभी तक केवल यह होता आया है कि गाय के लिए चंदा लेके, दान लेके और फिर गाय का जो है वो दूध, दही, घी ये बेचकर ही केवल गौशालाओं को चलाने की बात जो कही जा रही थी, अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से गाय का घी और दूध बिकता है, उसी अनुपात में गाय का जो गोबर है और गौमूत्र है वह भी उनके लिए एक प्रकार से सोने का सा काम करेगा, कंचन का काम करेगा। और उसके माध्यम से भी गौ माता आर्थिक रूप से न केवल स्वावलंबी होगी, अपितु जिस प्रकार से देश और धर्म की धुरी गाय को कहा जाता है, वह गाय अब निश्चित रूप से केवल उसके संरक्षण की ही बात नहीं होगी, बात होगी संवर्धन की भी। पेड़ कटने से बचेंगे, वातावरण शुद्ध होगा और हवन के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे यहाँ परंपराओं में कहा जाता है कि देवताओं को प्रसन्न किया जाता है जिससे उचित वर्षा होती है, तो निश्चित रूप से चहुमुखी विकास की जो बात है वो इस प्रयोग से देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में देखते हैं कि यह प्रयोग कितना सफल रहता है और किस प्रकार से रोजगार भी इससे सृजित होते हैं, क्योंकि बात स्टार्टअप इंडिया तक पहुंच गई है और स्टार्टअप में जो सिलेक्शन हो गया है, MNIT में इनको स्थान मिल गया है, नगर निगम के साथ में टाई अप हो गया है। आपका इस विषय में यदि कोई सवाल हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से निसंकोच रूप से अपनी जिज्ञासाएं आप लिख सकते हैं। हम सीताराम जी से उनका समाधान भी मंगवाएंगे। आपको कोई विषय, इस विषय में कोई विचार कहना हो, कोई आपको अपनी बात कहनी हो, तो वो बात भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। साथ ही आपसे निवेदन यह करूंगा, क्योंकि यह केवल जनहित का विषय नहीं है, यह पूरे विश्व के हित का विषय है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए। आप स्वयं भी देखिए, अपने मित्रों को भी यह वीडियो दिखाइए। और इस विचार का प्रचार यह आवश्यक है, व्यक्ति का प्रचार हो नहीं हो, विचार का प्रचार आवश्यक है। और इस वीडियो में जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ विचार आया है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए। और द विवेक व्यूज को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर सीताराम जी, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।